Hello everyone, welcome to Study Space. Here I'll be covering the NCERT syllabus of history. In this video, we will study chapter 1 of class 9th history, that is the French Revolution. Okay, see, we will be covering this chapter in 4 parts. Okay, so this is the third part of this chapter. Okay, so let's begin. France abolishes monarchy and becomes a republic. The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the King of Prussia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. They saw this as a war of the people against kings and autocracies all over Europe. Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by the poet Roger d'Isle. It was sung for the first time by the volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. यानी कि फ्रांस में सिचुएशन और चिंताजनक होती जा रही थी, ठीक है, टेंस होती जा रही थी। लुइस 16 जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता तो दे दी थी, पर उन्होंने कुछ खुफिया बातचीत करके पड़ोसी राज्य के किंग के साथ में एक ट्रीटी साइन कर ली थी, समझौता कर लिया था, ठीक है, प्रूशिया के किंग के साथ किया था। और जो फ्रांस के आसपास के देशों के राजा थे वो भी परेशान हो रहे थे कि भाई फ्रांस में तो अब क्रांति आने लगी है, विरोध होने लगा है, वहाँ के लोग आवाज़ उठाने लगे हैं, तो कहीं वहाँ की देखम देख हमारे यहाँ के लोग भी ना आवाज़ उठाने लगे। उन्हें अपने शासन को बचा के रखना, तो उन्हें तो डर लगना ही था। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि हम फ्रांस पे अपनी सेना भेज देंगे और हमला कर देंगे, ठीक है, और वो जहाँ वहाँ पे जितनी भी क्रांति हो रही है उसको सब रोक देंगे, ठीक है। ऐसा हो पाता इससे पहले नेशनल असेंबली ने अपनी वोटिंग करी अप्रैल 1792 में, ठीक है, ताकि वो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया पे हमला कर सकें और युद्ध घोषित कर दें। तो वो वोटिंग में ये डिसीजन मान्य कर दिया गया, तो उन्होंने युद्ध घोषित कर दिया ऑस्ट्रिया और प्रूशिया पर। तो थाउजेंड्स यानी कि हज़ारों की तादाद में लोग आने लगे दूसरे दूसरे प्रदेशों से कि हम आर्मी में भर्ती होंगे, हमें अपनी सेना में ले लीजिए, हम सैनिक बनेंगे, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये जो युद्ध है वो आम आदमी का है, राजा के खिलाफ, ठीक है, आम आदमी का युद्ध है, ठीक है। इसलिए लोग उत्साह से भरे हुए थे और लड़ना चाहते थे, राजा से और उच्च वर्ग के लोगों से लड़ना चाहते थे, ऑटोक्रेसीज, ठीक है। और ये उन्होंने मान लिया कि सिर्फ ये फ्रांस के लिए ही नहीं है, ये पूरे यूरोप के लिए ज़रूरी है, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो वो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स गाते थे, ठीक है। तो उसमें से एक पेट्रियाटिक सॉन्ग्स में ये मार्सिये गाते थे, मार्सिये, ठीक है। मार्सिये किसने कंपोज किया था? रॉजर दी इसले ने, ठीक है, वो एक पोएट थे, उन्होंने कंपोज किया था। तो ये फर्स्ट टाइम जब ये गाना गाया गया तो ये मार्सिये के लोगों ने गाया था, मार्सिये एक जगह है, मार्सिये के लोगों ने गाया था, इसलिए इसका नाम ही मार्सिये पड़ गया। जब मार्सिये के लोग फ्रांस में आ रहे थे तो वो रास्ते में ये गाना गुनगुनाते हुए आ रहे थे, ठीक है, इसलिए इसका नाम मार्सिये पड़ गया, ठीक है। और अभी फ्रांस का ये नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, जैसे हमारा जनगण मन है वैसे, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर ये मार्सिये, रॉजर दीजले, और मार्सिये इज़ नॉट द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, ठीक है। और 1792 में वॉर डिक्लेयर हुआ प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, ठीक है। सीक्रेट नेगोशिएशंस किंग ने किसके साथ किए थे? किंग ऑफ प्रूशिया के साथ में, ओके, ठीक है। तो हम दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। The Revolutionary Wars brought losses and economic difficulties to the people. While the men were away fighting at the front, women were left to cope up with the task of earning a living and looking after their families. Large sections of population were convinced that the revolution had to be carried further, as the constitution
of 1791 gave political rights only to the richer sections of society. Political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action. The most successful of these clubs was that of the Jacobins, ठीक है, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. Okay. Women too, who had been active throughout this period, formed their own clubs. Section 4 of this chapter will tell you more about their activities and demands. तो हुआ क्या, ये जो क्रांतिकारी युद्ध चल रहा था, रेवोल्यूशनरी वॉर चल रहा था, इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ लोगों को, ठीक है, पैसों का भी और वैसे भी लाइव्स का भी, ठीक है, बहुत लोगों की जानें भी ऑफ कोर्स गई होंगी युद्ध में। अब जहाँ एक तरफ आदमी जो थे वो मैदान पर युद्ध लड़ रहे थे, तो औरतें अपने घरों में युद्ध लड़ रही थी। कैसे? अपने परिवार और घर को संभालने का युद्ध, ठीक है, पैसे कमाने का, ठीक है। आप परिवार और घर को कैसे अच्छे से संभाल सकते हो जब आपके पास पैसे हो? आपके पास थोड़े बहुत तो पैसे होने चाहिए, सर्वाइव आपको करना है तो। इसलिए तो दोनों तरफ से युद्ध चल रहा था, आदमी भी युद्ध कर रहे थे और औरतें भी युद्ध कर रही थी, वो भी अपने परिवार और घर को संभालने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को ये यकीन था कि ये जो क्रांतिकारी युद्ध है इसे आगे बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन भी है 1791 का, उसने भी जो राजनीतिक अधिकार हैं, ठीक है, जैसे जो राइट्स है, वोटिंग राइट्स हैं, वो सिर्फ रिचर सेक्शंस को दिए हैं, जो लोग रिच हैं उन्हें ही दिए हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि वो अगर आप 25 साल से ऊपर के आदमी हो और आप इतना टैक्स भरते हो कि एक लेबर की 3 दिन की वेज कवर हो पाती है उससे, ठीक है, तो ही आप वोट दे सकते हो। ऊपर से इलेक्टर या फिर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के लिए अगर आपको अपना नाम देना है, इलेक्शन लड़ना है, नॉमिनेट करना है, तो आपको हाईएस्ट टैक्स पेयर्स की लिस्ट में होना चाहिए। तो भाई आप हाईएस्ट टैक्स पेयर्स की लिस्ट में तभी आओगे जब आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, तभी तो आप टैक्स भर पाओगे ना ज़्यादा। तो उन्होंने जो भी वोटिंग राइट्स थे, पॉलिटिकल राइट्स थे, राजनीतिक अधिकार थे, वो भी रिचर सेक्शंस को दे दिया था। इसीलिए जो ये राजनीतिक संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल क्लब्स थे, वो इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए थे, ठीक है, रैली का। और उन लोगों के लिए जो लोग सरकारी योजनाएं बनाना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, अपने तरीके से काम करना चाहते हैं राजनीति में, गवर्नमेंट में, ओके, उनमें से सबसे ज़्यादा कामयाब थी वो थी जैकोबिन वाली संस्था, जैकोबिन्स की, ठीक है, सबसे ज़्यादा वही सक्सेसफुल थी। उनका नाम कहाँ से आया? सेंट जेकब से। पेरिस में सेंट जेकब का नाम का एक कॉन्वेंट था, वहाँ से उनको जैकोबिन्स नाम मिला, ठीक है। और औरतों ने भी खूब जोश दिखाया और वो भी इस दौरान खूब एक्टिव रहीं, ठीक है, और उन्होंने भी अपनी अलग संस्थाएं बनाई, ठीक है। वैसे औरतों ने क्या क्या किया इसके बारे में हम सेक्शन 4 में इस चैप्टर के पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमें वहाँ पता चलेगा। खैर अभी बाकी लोगों का जानते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट तो मैंने मार्क कर ही दिया है, ओके, ये जो है इम्पॉर्टेंट, और जो येलो से मार्क है वही इम्पॉर्टेंट है, फाइन। The members of the Jacobin Club belonged mainly to less prosperous sections of society. They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. Their leader was Maximilian Robespierre. A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable sections of society, especially nobles, who wore knee breeches. It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches. These Jacobins came to be known as the sans-culottes, literally meaning those without knee breeches. Sans-culotte men wore in addition the red cap that symbolized liberty. Women, however, were not allowed to do so. Okay. तो आइए पहले जान लेते हैं कि ये पैराग्राफ हमसे क्या कहना चाह रहा है एग्जैक्टली, ओके। तो जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स थे, ठीक है, वो लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, ठीक है, उन लोगों में ज़्यादातर छोटी दुकानदार, ठीक है, कारीगर, जैसे कि जो जूते बनाते हैं या केक बेचते हैं, वॉच बनाते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, नौकर चाकर या डेली वेज जो लेबरर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो थे, ठीक है। उनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ओके, लीडर का नाम इज़ इम्पॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। उनमें से जो लार्ज ग्रुप था एक,
लार्ज ग्रुप ऑफ जैकोबिन्स, ठीक है, जैकोबिन मेंबर्स में से ज़्यादातर लोग ने डिसाइड किया कि वो लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स पहनेंगे। क्यों पहनेंगे? ताकि वो खुद को फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से अलग कर पाए, स्पेशली नोबल्स से। नोबल्स कौन है? हमारे फर्स्ट एस्टेट के मेंबर्स हैं नोबल्स ना, ठीक है, उनसे अलग दिखना चाहते थे वो, ठीक है। इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि हम लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स पहनेंगे जो डॉक वर्कर्स पहनते हैं, कटघरे के जो लोग पहनते हैं वैसा कुछ हम ऐसे सिमिलर सा कुछ पहनेंगे, लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स। और हम नोबल्स की तरह नहीं दिखेंगे, हमें नोबल्स से अलग दिखना है, उन्होंने डिसाइड कर लिया। नोबल्स पहनते थे नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस मतलब वो लॉन्ग बूट्स नहीं आते जो नी तक होते हैं, घुटने तक, वो, ठीक है, वो पहनते थे वो, ठीक है। ये उनका मोटिव था कि हमें उनसे अलग दिखना है, ठीक है। ये उनका अपना तरीका था ये जताने का कि जो लोग नी ब्रीचेस पहनते हैं यानी कि नोबल्स का राज अब खत्म हो चुका है और हमारा राज आया, जैकोबिन्स का राज आया। इसलिए जैकोबिन्स को सैंस-क्यूलॉट भी बोला जाने लगा। सैंस-क्यूलॉट का मतलब क्या था? दोज विदाउट नी ब्रीचेस, ठीक है, जो लोग नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे उन्हें सैंस-क्यूलॉट्स बोलते थे, ठीक है। इसलिए जैकोबिन्स को सैंस-क्यूलॉट्स बोलने जाने लगा, ठीक है। तो वो लोग सैंस-क्यूलॉट्स मतलब जैकोबिन के लोग रेड कैप भी पहनने लगे। मैंने कल आपको बताया था ना, रेड फ्रिजियन कैप, ठीक है, वो लोग पहनने लगे वो, ओके। तो वो क्या सिंबलाइज करती थी, वो क्या सिग्निफाई करती थी? लिबर्टी, आज़ादी, है ना। इसलिए वो रेड कैप पहनने लगे और लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स पहनने लगे। पर सिर्फ आदमी पहनते थे, और तो कोई इजाज़त नहीं थी, ठीक है, उन्हें परमिशन नहीं थी। गॉट इट? वेरी गुड। तो ये जो मैंने येलो से मार्क किया है इस पैराग्राफ में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच यू हैव टू रिमेंबर, ओके। एंड इन दिस टू, and then we move to the next paragraph, okay. In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. On the morning of August 10, they stormed the palace of Tuileries, okay, massacred the king's guard and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held. From now on, all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. यानी कि 1792 की गर्मियों में जैकोबिन्स ने ऐसा प्लान किया कि वो विद्रोह करेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान हो गए थे अनाज के बढ़ते दाम और कम सप्लाई पर, ठीक है, और उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा था, ठीक है, और उनके साथ में ज़्यादातर पेरिस के लोग जुड़ गए, है ना, क्योंकि सब लोग परेशान थे, शॉर्ट सप्लाई थी, हाई प्राइसेस थे, इसकी वजह से उन्होंने विद्रोह करने का फैसला ले लिया, ठीक है। तो 10 अगस्त की मॉर्निंग को उन्होंने क्या किया? पेरिस ऑफ ट्यूलिरी पे हमला कर दिया। पैलेस, महल ट्यूलिरी में था एक, वहाँ पे, और किंग के गार्ड्स को मार डाला, ठीक है, और किंग को बंदी बना लिया, किंग को बंदी बना लिया कुछ घंटों के लिए। फिर असेंबली में वोटिंग कराई और वोटिंग में ये पास कराया कि असेंबली वालों ने ये पास किया वोटिंग में कि रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन होगा, जेल होगी, ठीक है। और फिर से इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस में चेंजेस क्या आए कि अब से सारे आदमी जो कि 21 साल के हैं और उससे ऊपर के हैं, ठीक है, उससे ऊपर की उम्र के हैं, वो वोट दे सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, यानी कि उनकी वेल्थ से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक है। अमीर है, गरीब है, जो भी हैं, सब वोट दे सकते हैं अगर आप 21 साल के हो या 21 साल से ऊपर की उम्र के, ओके। तो ये सब हुआ और ये मैंने येलो से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर दिए विच यू हैव टू रिमेंबर, ओके। तो अभी हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन ऑन 21 September 1792. It abolished the monarchy and declared France a republic. As you know, a republic is a form of government where the people elect the government, including the head of the government. There is no hereditary monarchy. You can try and find out
some other countries that are republics and investigate when and how they become so. Okay, तो क्या हुआ कि जब ये रूल लागू हुआ कि 21 साल के ऊपर के 21 साल के आदमी वोट दे सकते, तो एक नई असेंबली बनी, ठीक है, उसको हम लोगों ने बोला कन्वेंशन, ठीक है। और 21 सितंबर 1792 में मोनार्की को, राजा को खारिज कर दिया गया, राजा के राज्य को खारिज कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक नेशन घोषित कर दिया गया। अब रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं, वहाँ के निवासी होते हैं, वो खुद ही गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। प्लस जो उनका गवर्नमेंट का हेड होता है वो उन्हें भी इलेक्ट करते हैं। इसका मतलब कोई राजा का राज नहीं होता है, वहाँ पे राजा का राज खारिज कर दिया जाता है। ओके, अगर आपको जानना है तो आप कुछ और कंट्रीज़ के नाम भी निकाल सकते हो जो कि रिपब्लिक हैं। इंडिया इज़ ऑल्सो रिपब्लिक कंट्री, ठीक है, और आप जान सकते हो उनके बारे में कि वो कंट्रीज़ कैसे और कब रिपब्लिक हुई। ओके, नेक्स्ट, Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. On 21st January 1793, he was executed publicly at the Place d'la Concorde. Okay. The Queen Marie Antoinette met with the same fate shortly after. Okay. तो लुइस 16 को फांसी हो गई। ओके, धोखाधड़ी के केस में, ट्रीजन इज धोखाधड़ी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने गद्दारी करी थी ना, सबसे छुपा छुपा के नेगोशिएशंस साइन कर लिए थे, ट्रीटी साइन कर ली थी। तो 21 जनवरी 1793 को उसको फांसी हो गई पब्लिकली प्लस दियाला कॉन्कर्ड में। ओके, ये जगह का नाम है जहाँ पे से फांसी हुई। प्लस जो उनकी क्वीन थी मैरी एंटोनेट, उनको भी बाद में फांसी ही दी गई थी। ओके, Reign of Terror. The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. All those whom he saw as being enemies of the Republic, ex-nobles, clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned, and then tried by revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotin, who invented it. तो हो क्या रहा था, जो 1793 से 1794 के बीच का जो समय था, जो उसका पीरियड था, उसमें हो क्या एग्जैक्टली रहा था कि जो रॉबेस्पियर था, हमारा कौन था रॉबेस्पियर? जैकोबिन्स का लीडर। और जैकोबिन्स के लीडर मतलब जैकोबिन्स की गवर्नमेंट बन गई थी अब, ठीक है, तो वो लीडर बन गए थे, ठीक है। तो लीडर एज अ राजा नहीं, बट नेशनल असेंबली का इंपॉर्टेंट मेंबर जिनकी बात सब मान रहे थे समथिंग, ठीक है, तो वो एज अ लीडर परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि उनको हेड ऑफ द गवर्नमेंट चूज किया गया था। रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट कि रिपब्लिक घोषित कर दिया फ्रांस को, जो कि आप गवर्नमेंट भी चूज करते हो, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी, तो उनको हेड ऑफ द गवर्नमेंट बना दिया गया, ठीक है। तो वो एकदम सख्ती से नियंत्रण रख रहे थे और दंड भी दे रहे थे। एकदम उन्होंने कठोर नियंत्रण और दंड देना चालू कर दिया, एकदम सब कुछ अपने कंट्रोल में कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो उन्हें लग रहा था कि सब फ्रांस के रिपब्लिक होने के दुश्मन बने जा रहे हैं, जैसे कि जो एक्स नोबल्स थे, ठीक है, जो नोबल्स को बिलोंग करते थे, रॉयल फैमिली नोबल्स को बिलोंग करते थे, क्लर्जी थे, चर्च के फादर एंड ऑल, आई टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है। और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स थे, यहाँ तक कि उनकी खुद के पार्टी के मेंबर्स अगर उनके साथ में हाँ नहीं मिलाते थे उनके फैसले में, तो वो उन्हें भी एनिमी मान लेते थे, उन्हें भी दुश्मन मान लेते कि फ्रांस की रिपब्लिक का ये दुश्मन है भैया, इसको बंदी बना लो, अरेस्ट कर लो और जेल में डाल दो और फिर इसकी सुनवाई होगी, ठीक है। तो इस वजह से मतलब खौफ हो गया था, डर भी नहीं, खौफ हो गया था कि भाई इनसे तो कुछ बोला तो ये तो बिल्कुल ही उस पर उतर आएंगे और हमें बंदी बना लेंगे, ठीक है। और फिर अगर कोर्ट में जो सुनवाई होती थी और वहाँ पे अगर ये पकड़े गए, मान लिया गया कि इनको हाँ ये गिल्टी हैं, ठीक है, कि हाँ इनकी गलती है, तो भैया फांसी पक्की। गिल्टीन मतलब फांसी पे चढ़ाना, बेसिक सजाए मौत जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो गिल्टिन क्या होता है, एक टाइप का डिवाइस होता है, उसकी यहाँ पे कोने में शायद मैं अगर बना पाऊँ तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पटरा ऐसे होता है, ठीक है, उसमें ऐसे एक बना होता है और एक पटरा ऐसे होता है,
जिसमें ऐसे बना होता है। तो अगर हम इसको इरेज कर दें इनको, तो ये ऐसे हो जाएगा, सॉरी ये ऐसे हो जाएगा और इसी के साथ का हम ऐसे बना देंगे। और यहाँ पे आदमी का सर जो है वो रखा जाता था और इसको खच से खींचा जाता था और ये नीचे आ जाता था, तो ऐसे हो जाता था। तो आदमी का सर धड़ से अलग हो जाता था। ठीक है, उसको गिलेटिन बोलते थे। ठीक है, वहाँ पे एक सज़ा टाइप की निकाली थी, उसको गिलेटिन बोलते थे कि ऐसे मतलब ऐसे मारा जाता था पब्लिकली, वो भी। तो ये खौफनाक बन गया था, ऑफकोर्स किसी को भी डर लगेगा। तो यही एक्सप्लेन किया गया दैट गिलेटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ two poles and a blade, two poles and a blade, okay, with which a person is beheaded, मतलब उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसको गिलेटिन इसलिए बोला गया क्योंकि ये डॉक्टर गिलेटिन के नाम पे रखा गया था, उन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिया है येलो से। ओके, Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling of wages and prices. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at the prices fixed by the government. The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the pain eaglite, sorry, it's pain eaglite in French, means equality bread, a loaf made up of whole wheat. Equality was also sought to be practiced through forms of speech and address. Instead of traditional monsieur, yani sir, madame, yani madam, all French men and women were henceforth citoyens. Okay, and they were termed as citizens. Churches were shut down and their buildings converted into barracks and offices. तो हुआ क्या कि रॉबस्पेरी ने अपनी गवर्नमेंट में कुछ इश्यूज जारी किए, कुछ लॉज बनाए, जिसमें उन्होंने पहले तो सैलरी जो थी वो फिक्स्ड कर दी कि भाई वेजेस जो है उनके एक मैक्सिमम सीलिंग चढ़ा दी कि फॉर एग्जांपल 100 रुपये या 200 रुपये एक लिमिट टाइप की कर दी कि इससे नीचे किसी की सैलरी और वेज नहीं होगी। अगर आपको कोई लेबर से काम कराना है, किसी वर्कर से काम कराना, तो आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपये प्रतिदिन का उसको देना ही पड़ेगा, ये मैक्सिमम सीलिंग है, इसके नीचे आप नहीं दे सकते हो, इसके ऊपर दो आप, इसके नीचे नहीं दे सकते हो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप अगर किसी लेबर या वर्कर को 90 रुपये भी दे रहे हो तो भी वो अमान्य है। 100 रुपये फिक्स्ड कर दिए, उससे ऊपर देने हैं, उससे नीचे आप नहीं दे सकते। ठीक, मीट एंड ब्रेड वर राशनड, यानी कि मीट और ब्रेड को राशन कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये था कि हिसाब से खाना होगा, चाहे मीट हो चाहे ब्रेड, दोनों ही इंपॉर्टेंट नीड्स हैं। भाई प्रोटीन मिलेगा और कार्ब्स, गुड कार्ब्स हैं ब्रेड में और प्रोटीन है हमारा मीट में, है ना, तो दोनों ही बेसिक नीड्स हो गई। तो वो बेसिक नीड्स, इंपॉर्टेंट नीड्स को हिसाब से खाना होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपके घर में 2 लोग हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 किलो मीट लेके जाते हो तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर 2 पीपल। ठीक, पर इसी जगह अगर आप 2 किलो लेके जा रहे हो 2 लोगों के लिए तो नहीं देंगे, फिक्स कर दिया अमाउंट, इतना ही खाना है क्योंकि इतना ही चाहिए होता है आदमी को, तो इतना ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, और लेना अगले दिन लेना। ठीक है, पीजेंट्स को फोर्स किया गया, मतलब फार्मर्स को फोर्स किया गया कि वो जो अपनी अनाज है वो शहरों में ही बेचेंगे और उन दामों में बेचेंगे जिन दामों में गवर्नमेंट फिक्स कर देंगी उनके राशन। जिस दाम में गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि अगर हम 10 रुपये प्रति किलो अनाज लेंगे तो हम 10 रुपये ही लेंगे, ना 11 लेंगे ना 9 लेंगे, 10 मतलब 10 लेंगे। ठीक है, एक एक्सपेंसिव वाइट फ्लावर होता है उसका यूज़ मना कर दिया। फ्लावर मतलब आटा, ठीक है, वो सफ़ेद कलर का आटा आता है, थोड़ा अच्छे क्वालिटी ऑफ व्हीट से बनाया जाता होगा। ठीक है, तो उसको बिल्कुल अमान्य घोषित कर दिया गया कि उसका आटा कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, ज़्यादा एक्सपेंसिव आटा ही नहीं खरीदना किसी को, वाह। ठीक है, और सारे सिटीजन्स चाहे छोटा हो बड़ा हो अमीर गरीब सबको एक क्वालिटी ब्रेड खानी है। ठीक है, जो कि होल व्हीट से बनी थी, ना कि फ्लावर से। कच्चे गेहूँ होते हैं साबुत, ठीक है, उससे बनी हुई ब्रेड थी, वो सबको खानी है, तुम चाहे जितने अमीर हो यही खानी है तुम्हें। पा ईगलाइट नाम था, इसको फ्रेंच में बोलेंगे
और इंग्लिश में हम लोगों ने इसका नाम रख दिया इक्वलिटी ब्रेड। तो वो सबको खानी है। इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी प्रभावशाली एकदम इंस्पायरिंग लंबी लंबी स्पीचेस यानी कि भाषण तैयार किए गए। ठीक है, और ये तो सालों से ट्रेडिशन था सर और मैडम कहने का एज अ सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट के फॉर्म में। तो वो सारे सिटीजन्स जो थे वो सितियाँ बन के रह गए, सिटीजन्स बन के रह गए। ना कोई सर बोलेगा किसी को, ना कोई मैडम बोलेगा किसी को। मेन के लिए सितिया और वुमेन के लिए भी वही। ठीक है, और चर्चेस को तोड़ के इन लोगों ने ऑफिसेस बिल्डिंग्स खड़ी कर ली। तो ये सब इन्होंने रूल्स और लॉज पास किए थे। तो ये थोड़े ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, आप बिल्कुल ही स्टैंडर्ड नहीं गिरा सकते हो लोगों का। अब जैसे आपसे कोई कहे कि पनीर खाना मना है, सिर्फ आटा और चावल खाओ, नहीं मिलेगा पनीर, तो गलत नहीं है। अगर हम अफोर्ड कर सकते तो हमारे खाने में क्या दिक्कत है। अगर हम नहीं अफोर्ड कर सकते तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस। वो चीज़ें अच्छी भी थी, जैसे कि आपने वेजेस फिक्स्ड कर दी। ठीक है, आपने पीजेंट्स का एक दाम फिक्स कर दिया विच इज़ गुड, कि भाई उनसे कोई कम दाम में नहीं खरीदी करेगा। ठीक है, सब इतना तो देंगे ही कि उनके लिए पर्याप्त, इनफ हो, सफिशिएंट। पर ये थोड़े ना कि आप बिल्कुल नापा तोला खाना सबको दो, कोई ज़्यादा नहीं खरीद सकता, आप सब पे राशन लगा दो मीट और ब्रेड पे, और सबको एक ही जैसा सिर्फ, विच इज़ रॉन्ग। ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, थोड़ी ज़्यादा सख्ती हो रही थी। Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested, and on the next day sent to the guillotine. रॉबेस्पेरी की जो पॉलिसीज़ थे, उनके जो नियम्स थे, लॉज थे, वो ज़बरदस्ती लोगों से फॉलो कराए जा रहे थे क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। इसीलिए उनके जो खुद के सपोर्टर्स थे, साथी थे, वो खुद कह रहे थे कि उन्हें थोड़ा सा मॉडरेट कर दो, उनकी थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस कम होनी चाहिए। ठीक है, पर वो नहीं माने। इसकी वजह से जुलाई 1794 में उनको बंदी बना लिया गया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे उनको गिलेटिन वाली सज़ा सुना दी गई, मतलब सज़ाए मौत दे दी गई। ठीक है, जो वो लोगों के साथ करते थे वो उनके खुद के साथ हुआ। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है, फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलेटिन। ओके, सो अब हम आ गए 3.2 A Directory Rules France. The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied sections of society. It provided for 2 elected legislative councils. These then appointed a directory, an executive made up of 5 members. This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive as under the Jacobins. However, the directors often clashed with the legislative councils, who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator, Napoleon Bonaparte. Okay? तो जैकोबिन की गवर्नमेंट तो भाई डूब गई। ठीक है, वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाई। इसकी वजह से जो थोड़े मिडिल क्लास अमीर लोग थे, मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के लोग, उन्होंने मौके पर चौका मार के पावर अपने हाथ में ले ली और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना डाला। उसमें उन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई। ठीक है, और क्या किया, जो राइट टू वोट था वो उन लोगों से छीन लिया जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी। ठीक है, इसमें उन्होंने और क्या किया, उन्होंने एक डायरेक्टरी भी अपॉइंट करी जो कि एक 5 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव थी। ठीक है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने क्योंकि पहले देख लिया था कि हमने हेड ऑफ द गवर्नमेंट बना के गलती कर दी, वो खुद को राजा समझने लगे और अपनी मनमानी करने लगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि सारी पावर किसी एक बंदे के हाथ में देने से अच्छा है कि हम थोड़ी थोड़ी सब में बांट दें, विच विल बी बेटर। इसलिए उन्होंने डायरेक्टरी बनाई 5 मेंबर्स की। ठीक है, पर जो डायरेक्टरी थी वो अक्सर हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल से लड़ती रहती थी, उनमें कहा सुनी होती थी, बहस होती रहती थी। ठीक है, जिसकी वजह से जो डायरेक्टरी थी वो अक्सर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को डिसमिस करने का डिमांड करती रहती थी। ठीक है,
इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चक्कर में, क्योंकि कुछ हो तो पा नहीं रहा था, आपस में लोग लड़ते ही रह जाते थे, तो क्या भविष्य बनाएंगे फ्रांस का, क्या फैसले लेंगे, क्या लॉज पास करेंगे, इसकी वजह से कुछ स्टेबल ही नहीं हो रहा था, सब तहस नहस होता जा रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो डायरेक्टरी थी फ्रांस की, वो मिलिट्री डिक्टेटर की तरफ बढ़ने लगी। और मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट ने भी अपना देख लिया कि भाई ये तो डूबते जा रहे हैं, तो हम ही पावर संभाल लेते हैं, लगाम कस लेते हैं। तो उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। नहीं तो आपने सुना होगा कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदरबाजी मार लिया जाता है, वही होता है। हमारी डायरेक्टर्स और हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आपस में लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई फ्रांस में। Through all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law, and of fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and rest of the Europe during the following century. अब हम बात किस सेंचुरी की करें? 18th सेंचुरी की। तो ये सारे चेंजेस जितने भी गवर्नमेंट में हो रहे थे, इन चेंजेस की वजह से एक चीज़ जो थी वो फिक्स्ड थी, वो थी इंस्पिरेशन। लोगों को इंस्पायर कर रहा था फ्रांस का ये रेवोल्यूशन, अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए, अपनी इक्वलिटी के लिए लड़ने के लिए, और भाईचारे को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो लोगों ने अपने अपने देशों में, अपने अपने शहरों में, हर जगह पर पॉलिटिकल मूवमेंट्स करना शुरू कर दिया था, विद्रोह करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ना कि ये सिर्फ फ्रांस में हो रहा था, बल्कि पूरे यूरोप में ही हो रहा था कि लोग विद्रोह करना शुरू कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, इक्वलिटी के लिए, कि लॉ के सामने सब इक्वल हैं। अगर किसी राजा ने भी मर्डर किया है तो उसे भी वही सज़ा मिलेगी जो कि एक आम आदमी को मिलती किसी का मर्डर करने पर। ठीक है, लोग भाईचारे को प्रमोट कर रहे थे। ये सब बहुत इंस्पायरिंग था लोगों के लिए, प्रेरणाजनक था। इस वजह से लोग अपने अपने छोटे मोटे पॉलिटिकल मूवमेंट्स कर ही रहे थे फ्रांस और आसपास के देशों में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, और ये 3 आइडियल्स याद रखने हैं: फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी। ओके, Thanks for watching. The notes of the related topic are given in the description box below. Please like, share and subscribe.